हमारी सरकार हमारे साथ यही कर रही है, वो आपको सुविधाएं नहीं देती। आप कहीं भी रेलवे में जा रहे हैं, जानवर की तरह, कुत्ते की तरह भटक रहे हैं, कोई आपको जवाब नहीं देगा। कहेंगे हिंदू मुसलमान, हिंदुओं ने देश का राज किया है, ये मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया है। आदमी कहेगा ये आदमी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप 100 आदमियों को रोज खाना खिलाओ, वो आपकी किसी बात को सही नहीं मानेंगे। एक आदमी आकर कहेगा कि जो खाना खिलाने वाला है ये मुसलमान है, तुरंत उनका ध्यान बढ़ जाएगा। वो कहेगा कि ये आदमी हमें खाना नहीं खिला रहा, ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रहा। मोदी की जो टांगे हैं, एक अडानी है, एक अंबानी है, और एक छोटी टांग जो है वो आरएसएस है। ये एक डिवाइस है जो हमें कंट्रोल करता है। और इस डिवाइस को कौन कंट्रोल करता है? जो लोग कंप्यूटर जानते हैं वो जानते हैं, बाइनरी एक शब्द आता है, कंप्यूटर बाइनरी। कंप्यूटर किसी चीज को 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं जानता, वो जानता है 0 और 1, और उससे वो सारी कैलकुलेशन करता है। और एक जेंडर बाइनरी होती है जो हम सब यहाँ मौजूद हैं, वो होती है मेल और फीमेल, एक्स और वाई क्रोमोसोम। कहने का मतलब क्या है कि हर चीज 2 है। आपकी 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, लेकिन आपके पास दिल एक है, जिगर एक है। और दिल और जिगर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अगर समाज में विभिन्नता देखना चाहते हैं तो आप 2 की बात करेंगे, और अगर आप एकता देखना चाहते हैं तो 1 की बात करेंगे। अब हम मीडिया पे आते हैं, क्योंकि मीडिया का क्या रोल है कि वो किस तरह से कम्युनल हार्मनी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। बच्चों ने छोटे थे पिक्चर देखते थे, बड़े देशभक्तिपूर्ण गाने आते थे, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब बताते हैं तो पार्लियामेंट में लॉबी में खड़े होकर कहेगा तो पटवा है। तो ये शब्द कहाँ से आए, क्यों आपके जहन में डाले जा रहे हैं? क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो हर चीज का घटिया, सस्ता और बिकाऊ संस्करण होता है। आपको मैं समझाऊं जी, हम आपको रोजगार देंगे, हम देश का विकास करेंगे, योजनाएं लाएंगे, आपको नहीं समझ आएगा। मैं समझाऊं कि बगल में जो लड़की बैठी है छेड़ ले, गुपंदेरा है, गुज्जा किसी भी सिनेमा में, OTT सिनेमा देख, गाली पर, जब भी आप OTT देखेंगे आपको गालियों की बौछार नजर आएगी। और ऐसी ऐसी गाली देखेंगे कि कई बार छोटे बच्चे मेरे साथ बैठे होते हैं, वो पूछते हैं जी बताओ इसका मतलब क्या है। अब आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे चॉकलेट ले लें, बिस्कुट खा लें, तेले क्या ऑर्डर करें, तो बच्चा उसमें बैठ जाएगा, गाली भूल जाएगा, लेकिन उसके अवचेतन में वो गाली रहेगी। हमारी सरकार हमारे साथ यही कर रही है, वो आपको सुविधाएं नहीं देती। आप कहीं भी रेलवे में जा रहे हैं, जानवर की तरह, कुत्ते की तरह भटक रहे हैं, कोई आपको जवाब नहीं देगा। कहेंगे हिंदू मुसलमान, हिंदुओं ने देश का राज किया है, ये मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया है। आदमी कहेगा ये आदमी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप 100 आदमियों को रोज खाना खिलाओ, वो आपकी किसी बात को सही नहीं मानेंगे। एक आदमी आकर कहेगा कि जो खाना खिलाने वाला है ये मुसलमान है, तुरंत उनका ध्यान बढ़ जाएगा। वो कहेगा कि ये आदमी हमें खाना नहीं खिला रहा, ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रहा। तो ये मीडिया जो है, व्हाट इज मीडिया? मीडिया जो है मीडियम है, वो भाषा संप्रेषण का माध्यम है, वो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अब जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके पास 2 तरीके हैं। या तो आप जो है किसी भी चीज को बनाओ, बड़ा आसान है, नहीं बहुत मुश्किल है। प्लॉट खरीदोगे, उसमें सैंक्शन लोगे, पैसे इकट्ठा करोगे, बनाने में 10 साल लग जाएंगे, फिर उसका इनॉग्रेशन करोगे। दूसरा कहेगा जी इसे आग लगा दो, क्योंकि ये दुश्मन की है। काल्पनिक दुश्मन खड़ा करना सत्ता का सबसे बड़ा काम होता है, और काल्पनिक दुश्मन के लिए वो मीडिया का इस्तेमाल करता है। और मीडिया क्या करता है? फिर लोग इकट्ठे होते हैं और जैन जेट की तरह नेपाल में निकलते हैं, हर इमारत को जला देते हैं, पार्लियामेंट को जला दिया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, बांग्लादेश में इलेक्शन कमीशन को पीटते हैं,
और आप देखिए वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिनको हम हिज एक्सीलेंसी, हिज हाईनेस पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लोग उन्हें कुत्तों की तरह सड़क पर भगाते हैं। तो हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, उन्हें समझ नहीं आता बगल में क्या हो रहा है। भाई जो बात नेपाल में हो सकती है, जो बांग्लादेश में हो सकती है, जो श्रीलंका में हो सकती है, वो हमारे यहाँ नहीं हो सकती। भाई हम एक सब कॉन्टिनेंट के तो लोग हैं, बायोलॉजिकली हम जो है जियो पॉलिटिकली एक ही जगह के लोग हैं, और हम सब लोग चीजों को समझते हैं। मैं कई बार गरीब आदमियों से बात करता हूँ, अनजान आदमियों से बात करता हूँ, टैक्सी ड्राइवर से बात करता हूँ। आते हुए मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि भाई मोदी ये कर रहा है और ट्रंप जो है 11 अक्टूबर के बाद देश की वाट लगा देगा। तो वो कहते हैं जी मोदी से लड़ाई है या देश से लड़ाई है। मैंने कहा लड़ाई उसकी मोदी से है, लेकिन हिंदुस्तान का नुकसान करेगा। और वो बोला क्यों करेगा? मैंने कहा क्यों करेगा? क्योंकि उसे पता है मोदी का खोखलापन क्या है। और मोदी का खोखलापन नहीं है, ये हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों का खोखलापन है कि वो चीजों को समझना ही भूल गए हैं। ट्रंप के पास एक रिपोर्ट जाती है पिछले साल नवंबर में, और वो रिपोर्ट क्या कहती है कि भाई 15 लोग हैं जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं। मार्च में वो रिपोर्ट रिड्यूस हो जाती है, वो कहते हैं 5 लोग देश को चला रहे हैं। और 5 लोग कौन चला रहे हैं? एक अडानी है, एक अंबानी है, एक मोदी है, एक अमित शाह है, और एक हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ये 5 लोग देश चला रहे हैं। वो कहते हैं 5 को कैसे घेरा जाए, तो वो कहते हैं पहले अडानी को पकड़ो। अडानी को जेल भेजेंगे तो आप समझिए अगर हिंदुस्तान का टॉप इंडस्ट्री जेल चला जाएगा तो सारी ही कंपनियां बैठ जाएंगी। फिर उससे कहा अंबानी को पकड़ो। अंबानी को कैसे पकड़ो? ये रूस से तेल खरीदता है, सस्ते में खरीद के अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करता है, फिर इसे बेचकर पैसा कमाता है। तो ये दूसरा लुटेरा है, इस पे सैंक्शन लगा दो, चाबहार को बंद कर दो, और हमने 2 को पकड़ लिया। और मोदी की जान कहाँ है? मोदी की 2 टांगे हैं, एक अडानी है, एक अंबानी है, और एक छोटी टांग जो है वो आरएसएस है। मजे की बात है 2 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, आरएसएस का जिक्र नहीं। 12 करोड़ लोगों का एक संगठन है, 100 साल पूरे करने जा रहा है। उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो किसी को अपनी रिपोर्ट नहीं देता, वो इनकम टैक्स नहीं भरता, वो जीएसटी नहीं देता, उसका आधार कार्ड नहीं है। और मोदी जी कहते हैं घुसपैठी घुसिया रहे हैं। तो आप देखिए देश को कौन चला रहा है? आरएसएस। बीजेपी को कौन चला रही है? आरएसएस। जुडिशरी को कौन चला रहा है? आरएसएस। सारे के सारे वीसी कौन बनेंगे? आरएसएस के लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कौन बनेगा? आरएसएस की रिकमेंडेशन पे। हर जो बॉडी गवर्नमेंट की लोगों को अपने यहां अपॉइंट करती है, वो पहले लिखेगा मैं आरएसएस का स्वयं सेवक हूं, ध्वज प्रणाम करता हूं। और ये जो मीडिया है ये भी ध्वज प्रणाम करने लगा है। 2 दिन पहले देख रहा था रूबिका लियाकत अपने चैनल पर जो पैनलिस्ट है उसको बता रहे हैं कि ध्वज प्रणाम ऐसा होता है, वत्सले मातृभूमि। सीख रहे हैं लोग कि तरक्की का रास्ता कहां जाता है। बच्चे को भी पता जाए ना कि मुझे खाना कौन मिलेगा, कौन सी माँ देगी, शराब कौन पिलाएगा, सिगरेट कौन देगा, तो वो अपने दोस्त को कहेगा मेरा दोस्त मेरे बाप से ज्यादा मेरी सेवा करता है और मैं अपने बाप से ज्यादा इसकी इज्जत करता हूं। हमने गलत वैल्यूज की इज्जत करना सीखा है। और जो आपको घृणा सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं? वो आपको एक ही बात सिखाते हैं कि सोशल वैल्यूज, जिसे हम फलसफा बोलते हैं, जिसे हम सोशल इथोस कहते हैं, उनको हमने खत्म कर दिया है। कोई नहीं कहता आपको कि बड़ों को प्रणाम करो, मेट्रो में जाएंगे वो कहेंगे बुड्ढा खड़ा है। यानी जितनी आप गाली, बदतमीजी, बेहयाई सड़क पर, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन पर कर सकते हैं, आप करो। अब सवाल आता है, अभी कहा कि भाई जुर्माना लग जाता है, 50,000 जुर्माना दे देते हैं।
आदमी किस चीज से डरता है? जुर्माना देने से नहीं डरता। आदमी नाइट क्लब में जाता है, 2 लाख रुपए खर्च कर देता है, 2.5 लाख की शराब पी जाता है, लेकिन उसका चेहरा फेसलेस होता है। गिव ए क्रिमिनल ए फेस। आप एक पोस्टर लगा दो कि टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ पे 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ, 100 लोग देखेंगे, थूकेंगे उन पे। दिक्कत क्या है? क्रिमिनल को हम ग्लोरीफाई करते हैं और उसके अपराधों के बारे में बात नहीं करते। और ये छोटे छोटे फार्मूले हैं। एक बच्चा सड़क पे जा रहा था, कह रहा था देश का प्रधानमंत्री चोर है। पुलिस वाले ने पकड़ लिया, थाने ले गया, बोला तू देश के प्रधानमंत्री को चोर कह रहा है? बोला मैं देश के प्रधानमंत्री को कह रहा हूं, लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री को नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कह रहा हूं। तो पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ मारा, बोला सारे हमें नहीं पता कि कहां का प्रधानमंत्री चोर है? आप समझे, मीडिया में इटसेल्फ इज ए मैसेज। और मैं आपको एक दूसरी बात कह रहा हूं, ऐसी बात कहूंगा, पाकिस्तान की बात कहूंगा, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, दिमाग में बैठा लो। पाकिस्तान की राजधानी की हाई कोर्ट के 2 जज फ्रैंकफर्ट गए और वह गे पार्टी में शामिल हुए। जर्मनी की पुलिस का छापा पड़ा तो पकड़े गए। इंडियन हाई कमीशन को, इंडियन एम्बेसी को बताया गया, फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हुई। फॉरेन मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री को बताया, होम मिनिस्ट्री ने लॉ मिनिस्ट्री को बताया, लॉ मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान की राजधानी के चीफ जस्टिस को बताया कि तुम्हारे ये जज गे हैं, और उसकी वहां जांच चल रही है। 15 दिन में आपको फैसला मिल जाएगा, नाम आ जाएंगे। जो बात मैं कह रहा हूं, मैंने डाटा ब्रीच नहीं किया, मैंने कोई डाटा ब्रीच नहीं किया। आप खबर पड़ोगे 2 जज गे में थे और उनको पाकिस्तान की राजधानी से ट्रांसफर करके दूसरे प्रांत में भेज दिया गया। मैंने सारी बात कह दी, जो वकील है वो जान गए। 2 दिन बाद, 15 दिन बाद पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो आप समझिए, दिमाग से लड़ना जरूरी है। मैंने नरसिम्हा राव पे केस किया, सजा कराई प्रधानमंत्री पे। मेरी छोटी बेटी थी उस समय, कहती थी FIR हो जाएगी, मेरा बिल्कुल हो जाएगी। प्रधानमंत्री को मैंने सजा कराई, बूटा सिंह गृह मंत्री थे, उसको सजा कराई। मैंने पंडित सुखराम को सजा कराई, मैंने चंद्र स्वामी को जेल भेजा। मेरा झगड़ा जिन जिन लोगों से हुआ उनमें सुब्रत है सहारा, मैंने उसको डेट दी, इस तारीख को तू जेल जाएगा, होम अरेस्ट होगा, हाउस अरेस्ट होगा, और उसको SMS भेजा। भंगू को मैंने डेट दी, 8 जनवरी को जेल जाएगा, उसको मैसेज भेजा। मैं इन सबके संपर्क में रहता हूं, तभी मुझे जानकारी मिलती है। अब लोग बड़ा डरते हैं कि हमारे खिलाफ केस हो जाएगा। मेरे खिलाफ 31 केस दर्ज हैं IB के, 17 केस दर्ज हैं CBI के। दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ केस दर्ज करा है। और मजे की बात है, मुझे किसी भी FIR का नंबर नहीं मिला, पुलिस ही बताती। मेरे खिलाफ जो दिल्ली पुलिस का केस था, तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट जज थे वो मेरे दोस्त थे। मैंने कहा जरा इसका नंबर बता दो, इसकी FIR बता दो। पूरा जोर लगा लिया, बोले ये नहीं मिलेगी। तो मुझे बहुत लोग धमकी देते हैं, जी आप मोदी जी को बड़ी गाली देते हो। मैं अकेला आदमी हूं जो कहता हूं हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सबसे भ्रष्ट, करप्ट, अनैतिक जज था। मैंने हमेशा कहा कि जो गोगोई है वो सबसे बेईमान जज था। उसने एक बेईमानी का फैसला दिया और वो फैसला था बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का। और अब तो जो उड़ीसा हाईकोर्ट के जज रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि वो फैसला जो है गलत है। फैसला कुछ है, दलील कुछ है, रिलीफ कुछ मांगा गया है, नतीजा कुछ है। और ये हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने किया।
और मैं क्यों कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के जज भी नालायक हैं, क्योंकि जब हमने जेएमएम एमपी ब्राइबरी केस डाला तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा कि एमपी अपने कार्यकारी जो पार्लियामेंट्री काम हैं उनके दौरान रिश्वत ले सकते हैं। अब आपको ये गला उतरता हो तो मैं मान लूं कि बड़े ईमानदार है। 30 साल बाद उन्हें कहा, अब सीता सोरेन के मामले में कहा नहीं जी वो नहीं ले सकते, 7 जजों ने कहा है, तो 5 जज गलत थे। हम समझते हैं जुडिशरी की हमें पूरी इज्जत करनी चाहिए, मैं भी मानता हूं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करनी चाहिए, सरकार की इज्जत करनी चाहिए। जो लोग सरकार चला रहे हैं उनकी नहीं करनी चाहिए, दोनों में फर्क है। हु आर द गवर्नर, वो आदमी है, आदमी गलती करता है, आदमी लालच लेता है, पद पे बैठा रहता है, उसे लगता है अशोक लवासा और अरुण गोयल जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, रेड बढ़ जाएगी, बीवी का ट्रांसफर हो जाएगा, चुपचाप रेजिग्नेशन दो और निकल लो। तो मेरा कहना है जो ये मीडिया की बात कर रहे हैं कि आप कैसे कम्युनल वायलेंस बढ़ाते हैं और कैसे आप उसे कम्बैट कर सकते हैं। अगर आप समझेंगे सरकार ऑलमाइटी है, सरकार आपको एड़ियों के दम रगड़ रगड़ कर मरने के लिए मजबूर कर देगी, तो आप उस सरकार के सामने झुक जाओगे। और मैं कहता हूं सरकार के सामने वो आदमी झुकता है जो मूर्ख होता है। पहले ही आपको पढ़ने से रोकेंगे, फिर आपको जानने से रोकेंगे, फिर आपको शिक्षा देने से रोकेंगे, फिर आपको नौकरी देने से रोकेंगे, फिर आपको स्वावलंबी होने से रोकेंगे, फिर कहेंगे जी जागरण करो, वहां पर आओ और वहां पर घंटी बजाओ, उसके बाद वहां का भंडारा खाओ और घर जाओ। अपने दम पर खड़ा आदमी ही कह सकता है कि सरकार गलत है या सरकार सही है। जॉन एफ कैनेडी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर आप पीसफुल रेवोल्यूशन को करने की लोगों को इजाजत नहीं देंगे तो लोग जो है ब्लडी रिवोल्यूशन करने को मजबूर हो जाएंगे। और ये आपको हमें श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने दिखा दिया है। हम लेसन सीखने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान के एक मंत्री से मुझे बात हो रही थी, कह रहा था नेपाल की पुलिस देखो कितनी नालायक है, कुछ नहीं बोली, वहां की सेना ने भी कुछ नहीं किया, बांग्लादेश वाले भी ऐसे ही रहे, श्रीलंका में भी कुछ नहीं किया, लेकिन हमने अपनी पुलिस को इतना जाहिल बना रखा है कि वो पावलो के कुत्ते की तरह ऑर्डर को ऑर्डर मानती है। यानी हमने अपनी सेना, अपनी पुलिस की मानवता को खत्म कर दिया है। उनको दिल्ली से ऑर्डर आएगा मार डालो, वो कहेंगे दिल्ली में इस हॉल में 300 लोग बैठे हैं, इनको मार। तो आप सोचिए जिन लोगों ने जलियांवाला बाग में लोगों को मारा, उन सिपाहियों में, और आज की जो पुलिस आप बना रहे हैं जो आपके टैक्स से बनी है, उसे क्या करें? आपने जाहिल लोगों की फौज इकट्ठी की है, आपने ऐसे लोगों की फौज इकट्ठी की है जो आप पे जुल्म करें, और उनको आदेश देने वाला कौन है? जनरल डायर। आज का प्रधानमंत्री मोदी, मैं कहता हूं जनरल डायर से बढ़िया नहीं है, अमित शाह जनरल डायर से बढ़िया नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं कि हम नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बिल्कुल खत्म कर देंगे। पहले तो नाम आता था भाई 100 लोग मरे, उनके नाम ये थे, अब नहीं आता, अब संख्या आती है, 21 मारे गए। बैरसन सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं अकेला आदमी जो आज भी कहता हूं बैरसन हमने कराया, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने मारा, और उससे पहले डेट तय थी, बैरसन होना था दिसंबर में। यूपी के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान कहा था 6 महीने में पीओके हमारा होगा। पीओके कैसे होगा? कोई घटना होगी, हम हमला करेंगे, पीओके को ले लेंगे। बैरसन में हमला हो गया। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मुझे खबर पता चली बैरसन में ये हुआ। मैं आपको आज फिर दोबारा बता रहा हूं। मैं उस समय भी मैंने अपना एक प्रोग्राम बनाया था हिंद वॉइस यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने उसमें कहा कि भाई ये जो हमला है इसके आतंकवादी पकड़े नहीं जाएंगे। 300 किलोमीटर चल के पैदल आए। बैरसन में उस दिन कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था, गवर्नमेंट टैक्स ले रही थी। 3 दिन पहले हिंदू ने कहा कि वहां पर जो है केरल के जज आए हुए थे, तो वीआईपी प्रोटोकॉल था। बैरसन में लोग मर गए। पहला बयान आया, उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। ये क्या है? यही तो मोटिवेटेड मीडिया है। धर्म पूछा, धर्म पूछ के। एक आदमी की तस्वीर नहीं है जिसकी पैंट उतार के देखा गया हो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इसका खतना हुआ। आप मुर्दे को पैंट उतार सकते हो, मुर्दे की पैंट नहीं पहना सकते। मैं दावे से कहता हूं मुर्दा भारी हो जाता है, दूना वजन हो जाता है। हर आदमी के घर कोई ना कोई मरा होगा, किसी न किसी की लाश उसे उठाई होगी, उसे पता है। नैरेटिव फैलाया गया, हिंदू मुसलमान दंगे हो जाए, दंगे हो जाएंगे तो हमारा पर्पस अचीव हो जाएगा। मोदी जी ने कहा कि जब मैं बिहार पहुंचूंगा उस समय दंगे हो रहे होंगे और मैं कहूंगा ऑपरेशन सिंदूर शुरू। मैं अकेला आदमी हिंदुस्तान में। मैंने 5 मई को कहा कि 7 मई को हमला होगा, 48 घंटे चलेगा। कोई आदमी ने नहीं कहा। आईबी का आदमी आ गया, कहते जी आपको कैसे पता चला? मैंने पहले तो बता मेरे ऊपर कितनी एफआईआर दर्ज है। मैंने कहा जब मुझे पता है कि कितनी एफआईआर दर्ज है तो मुझे ही पता तुम क्या कर रहे हो। सामंत कुमार गोयल रॉ का एक्स चीफ है, उसको सिक्योरिटी दे रखी Z+, और इसकी सिक्योरिटी मोदी जी के ज्यादा है। आप उस सड़क पे नहीं जा सकते। क्यों जी? रिटायर हो गए, बहुत सारे लोग घूमते हैं, उनको नहीं सिक्योरिटी मिलती। तो क्यों मिली? इसे क्योंकि सरकार उसमें एंका पुलिस है, मिली हुई है। और मैं तो कह रहा हूं कि जो मैं कहता हूं वैसी बात आपको कहनी चाहिए। खबर आती है तो उसको आप देखें, समझें, जानें। और ये एक छोटा सा सिद्धांत है। पुलिस जाती है मर्डर को देखने, मालूम करती है भी मर्डर के फायदा किसको हुआ। जिसको फायदा हुआ वो सबसे पहला आदमी होता है जिसपे आपका शक होना चाहिए। इन खबरों का फायदा किसको होगा उसे आप ढूंढ लो, आपको पता चल जाएगा ये फैलाने वाले कौन है। और ये मीडिया है, एक ही शब्द कहूंगा मीडिया के बारे में। लोग कहते हैं गोदी मीडिया। तो पार्लियामेंट की मैं बुक देख रहा था, उसमें इनको नाम दिया रेप्टाइल मीडिया, रेंगने वाला मीडिया। और उस मीडिया के बारे में क्या है, कौन सा रेंगने वाला मीडिया होता है? उसके बारे में अंग्रेजी का एक शब्द है ए डॉग विथ 2 टेल्स। एक कुत्ता जिसकी 2 पूंछ हो, और कुत्ते की एक पूंछ होती है, मालिक को देखते हुए एक पूंछ हिलाता है। ये मीडिया वाले जिनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है, सुधीर चौधरी को, राजेश शर्मा को, ये 2 पूंछ वाले कुत्ते हैं। आपको तो 100 पूंछ वाले कुत्ते भी नजर आएंगे अगर आप आज से देखना शुरू कर दोगे। और जैसे ही आप देखोगे कि 100 पूंछ वाला कुत्ता क्या कह रहा है, आपको पता चल जाएगा देश में कम्युनल वायलेंस और हेट्रेड कौन फैला रहा है। धन्यवाद।